तो मेरे से एक बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम लोग एक घर के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते एंड क्या एक रियल एस्टेट अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो पहले तो मैं आपको इसके एक बहुत सिंपल आंसर दूंगा कि जिस एरिया में मैं बैठा हूँ दिल्ली एनसीआर के पहले में, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल आंसर देता हूँ कि यहाँ पे आज जो रेंटल यील्ड है यहाँ पे बेयरली 1.5 या 2% है, स्पेशली रेसिडेंशियल एरिया में। तो इसके आपको मैं मैथ समझाता हूँ कि अगर आप कभी भी रेसिडेंशियल एरिया में आप कभी भी कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप कैसे अक्रॉस द एसेट क्लासेस कंपैरिजन करके खुद एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो पहले आपको सिंपली क्या करना है कि आपको इन चीज़ों की पी रेशियो निकालनी सीखनी है कि डिफरेंट एसेट क्लासेस की पी रेशियो कैसे निकाल सकते हैं ना। सपोज करते हैं किसी एसेट क्लास की रेंटल यील्ड 2% है। माने आज सपोज करते हैं अगर मैं दिल्ली एनसीआर में जाके एक घर खरीदता हूँ तो मेरे को उस पर 2% रेंटल यील्ड मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? तो सिंपल मतलब है कि अगर आज मैं गुड़गांव के अंदर जाके 100 रुपीज़ का घर लेता हूँ तो मेरे को 2 रुपीज़ का उस पर रेंट मिलता है। तो 2 रुपीज़ का रेंट मिलता है तो क्या मतलब हुआ कि 100 रुपीज़ मैंने प्राइस दिया एंड मेरी अर्निंग्स हुई 2 रुपीज़ की। तो इसका मतलब मेरी पी रेशियो कितनी हुई उस एसेट क्लास के लिए 50 टाइम्स की। तो मैंने 1 रुपये की अर्निंग के लिए 50 टाइम्स के आसपास भरा है उसके लिए। माने आई हैव पेड 50 टाइम्स फॉर अर्निंग्स ऑफ 1 रुपी। सिमिलरली अगर आज हम एक बैंक एफडी को देखते हैं तो एक बैंक एफडी आज ऑलमोस्ट 5% या 6% के आसपास दे रही है। हम 5% लेते हैं जस्ट टू बी ऑन कंजर्वेटिव। इंटरेस्ट रेट्स बड़े भी हैं तो 6% भी मान सकते हैं, बट फिर भी 5% अज्यूम करते हैं। तो 5% का क्या मतलब है कि अगर आज मैं एक बैंक के अंदर 100 रुपीज़ रखता हूँ एंड मेरे को बैंक के अंदर 5 रुपीज़ मिलते हैं, तो डैट मीन्स कि एक बैंक एफडी के अंदर मैं आज 20 टाइम्स दे रहा हूँ 1 रुपये की अर्निंग के लिए, क्योंकि मेरा बैंक एफडी का जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो 20 टाइम्स के आसपास है। तो सिंपली मेरा जो आज रियल एस्टेट का रेंटल यील्ड है वो मेरी एक बैंक एफडी को भी नहीं बीट कर पा रहा। दिस इज द फर्स्ट रीजन फॉर नॉट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट पर्सनली, कि इस वजह से मैं रियल एस्टेट के अंदर फर्स्ट पर्सन रीजन है, इस वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रहा। नाउ सेकंड की रीजन फॉर नॉट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, सेकंड की रीजन क्या है कि लास्ट 10 to 12 ईयर्स के अंदर जो भी मेट्रो या की मार्केट्स हैं वहां पे जो प्राइस अप्रिसिएशन है रियल एस्टेट की दैट हैज बीन एक्सट्रीमली पुअर। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल्स देखते हैं तो अगर आप मुंबई के अंदर जाके बात करते हैं तो मुंबई में अगर आप पर स्क्वायर फीट अगर आप बांद्रा वेस्ट की बात करते हैं तो 2009 के अंदर पर स्क्वायर फीट 22,671 रुपीज़ के आसपास की प्रॉपर्टी थी, जो आज 2022 में 39,960 रुपीज़ की है। तो एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सिर्फ 4.5% के आसपास का है। अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं तो कालका जी में 9,104 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था, जो आज इतने सालों बाद भी 10,680 पर स्क्वायर फीट के आसपास का है। दैट इज जस्ट 1.2% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। माने सिर्फ 1.2% का लोगो रेट ऑफ रिटर्न बैठा है प्राइस अप्रिसिएशन की तरफ। अगर आप डीएलएफ सिटी फेज 3 की बात करते हैं तो 5,945 पर स्क्वायर फीट का मोटा मोटा 11,450 पर स्क्वायर फीट हो गया, दैट इज 5.2%। चेन्नई में अगर आप देखते हैं तो चेन्नई में भी अगर अन्ना नगर की बात करते हैं तो 5,800 से आज 10,670 हो गया, तो 4.8% का CAGR है। बैंगलोर में अगर आप इंदिरा नगर की बात करते हैं तो 5,600 से आज 10,800 हो गया, तो दैट इज 5.2%। हैदराबाद में अगर आप बंजारा हिल्स की बात करते हैं तो 5,220 रुपीज़ से पर स्क्वायर फीट 2009 में आज जो रियल एस्टेट का प्राइस है दैट इज 8,162, तो 3.5% का CAGR ग्रोथ आई है। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि जो 2003 से लेके 2014 की एक रियल एस्टेट की साइकिल थी, उस साइकिल में क्या हुआ था, अगर आप दिल्ली एनसीआर में भी अगर आप ऑल ओवर इंडिया से लोगों से बात करते तो आपको पता लगता कि काफ़ी लोग उस टाइम पे रियल एस्टेट एजेंट्स ही बन गए थे। माने हाउसेस को बहुत फ्लिप कर रहे थे, डिफरेंट लैंड बैंक्स को खरीद रहे थे। ऐसा क्यों चल रहा था? क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत बूम चल रहा था। तो रियल एस्टेट मार्केट बिकेम एन इन्वेस्टर्स मार्केट, इट डिडंट बिकम एन एंड कंजम्पशन मार्केट। तो वो पूरा एक साइकिल के अंदर करेक्शन हुआ है। नाउ रियल एस्टेट का जो भी मार्केट चल रहा है इस टाइम पे एक एंड कंजम्पशन मार्केट चल रहा है। गवर्नमेंट का भी क्या फोकस चल रहा है? अफोर्डेबिलिटी पे, कि लोगों के लिए रियल एस्टेट अफोर्डेबल हो। तो इस वजह से एक और क्या प्रॉब्लम हुई कि ये जो प्राइसिंग आप देख रहे हैं तो ये प्राइसिंग में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं आई। तो एज एन इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं भी आपको एक एग्जांपल देखता हूँ कि हमारी फैमिली के अंदर लाइक समवन बॉट अ फ्लोर इन दिल्ली एनसीआर ओनली, एंड लास्ट 14 ईयर्स में वहाँ पे प्राइस अप्रिसिएशन बेयरली 3% CAGR के आसपास होगी। उन्होंने रिसेंटली अभी अपना फ्लोर सेल करा है एंड उनका जो रेंटल यील्ड था वो बेसिकली 2.3-2.5% के आसपास बैठा, इवन आफ्टर द ग्रोथ इन रेंट।
तो बेसिकली एज एन इन्वेस्टमेंट उनका इन्वेस्टमेंट बैंक एफडी को भी नहीं बीट कर पाया, एंड एक्चुअली उनका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न था दैट वाज एक्चुअली नेगेटिव, क्योंकि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन ही माना जाता है कि 6% के आसपास चलती है। अगर आपका रेंटल यील्ड ही 2.5% के आसपास रहता है, और अगर आपकी सपोज करते हैं प्राइस अप्रिसिएशन ही 3% के आसपास रहती है, और अगर महंगाई 6% पे बढ़ रही है, तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली में तो नेगेटिव ही हो गया। सो अगेन दिस इज द सेकंड की रीजन फॉर नॉट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, एटलीस्ट फॉर मी, कि आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न ही इस टाइम पे नेगेटिव चल रहा है। नाउ थर्ड की रीजन की तरफ आते हैं। थर्ड की रीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, तो ये आपको समझ आएगा कि और भी क्या होता है कि अगर आपका रेंटल यील्ड एंड आपका जो बेसिकली हाउसिंग ईएमआई है, इनके बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ही खराब टाइम है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। पहले एक टाइम पे घर पे इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा टाइम होता था। तो बेसिकली पहले एक टाइम पे क्या होता था, अगर आपकी रेंटल यील्ड 8% बैठती है एंड अगर आपकी हाउसिंग ईएमआई 10-11% के आसपास है, तो मानिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर आप घर लोन पे भी लेते हैं तो आप अपनी रेंटल यील्ड से ही बेसिकली आप उस घर का जो ईएमआई है आप उसको उतार सकते हैं। पर आज आपकी जो ईएमआई है, ये सारी चीज़ें 8 to 9% इंटरेस्ट रेट तो आपका मिनिमम ही रहता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है। बट क्या प्रॉब्लम है आज की, आज रेंटल यील्ड ही 1.52% है। तो ये जो इतना बड़ा गैप है, सो दिस जस्ट मीन्स दैट इट जस्ट डजंट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। सो दिस इज द थर्ड की रीजन कि जितना रेंटल यील्ड एंड जितना हाउस की एक जो इंटरेस्ट रेट के अंदर गैप रहेगा, जितना ज्यादा गैप उतना इलॉजिकल रीजन टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है ना। फोर्थ की रीजन फॉर नॉट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, ये तो हम स्टॉक मार्केट वाले आपको हमेशा बताएंगे ही। तो दैट इज बेसिकली अगर आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी का रिटर्न देखते हैं, गोल्ड का रिटर्न देखते हैं, रियल एस्टेट का रिटर्न देखते हैं, बॉन्ड्स का रिटर्न देखते हैं, तो बहुत एक्सट्रीमली लॉन्ग रन में इक्विटी का रिटर्न विल बी ऑलवेज हायर देन ऑल दी अदर एसेट क्लासेस। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये जरूर हो सकता है कि गोल्ड शायद से आउट परफॉर्म करे, कभी कभी रियल एस्टेट आउट परफॉर्म करे, बट इक्विटी का जो रेट ऑफ रिटर्न है लॉन्ग रन में इट विल ऑलवेज बी हायर देन ऑल दी अदर एसेट क्लासेस। इसका एक सिंपल रीजन क्या है, बहुत सिंपल रीजन है। जब भी आप एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब भी किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन अ पीस ऑफ अ बिजनेस। तो वेन एवर यू आर बाइंग अ पीस ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस क्या करता है, एक बिजनेस रिस्क लेता है। तो जब आप एक सपोज करते हैं, अगर आप एक म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, अगर आप एक इंडेक्स फंड ले रहे हैं, तो आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, या आप वही बिजनेसेस खरीद रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो एक बिजनेस का रेट ऑफ रिटर्न रियल एस्टेट से, गोल्ड से या बॉन्ड से तो ज्यादा अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि अगर एक बिजनेस रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20-25% नहीं कमाएगा तो बिजनेस करने का तो मतलब ही नहीं बनता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो इससे अच्छा तो बिजनेस बंद करके बिजनेस को जो रियल एस्टेट का धंधा है वही कर लेना चाहिए। सो दिस इज द फोर्थ की रीजन कि एक लॉजिकल सेंस ही बनती है कि लॉन्ग रन के अंदर इक्विटी का जो रेट ऑफ रिटर्न है दैट विल ऑलवेज बी हायर देन रियल एस्टेट, और इट विल ऑलवेज बी हायर देन गोल्ड, और इट विल ऑलवेज बी हायर देन बॉन्ड्स। ना ये तो मैंने आपको सब बोल दिया, बट इट डजंट मीन कि मैं रियल एस्टेट को परमानेंटली राइट ऑफ कर दूंगा। हाँ, मैं रियल एस्टेट में ये जरूर देख रहा हूँ कि मैं डिफरेंट टाइप का कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ। जैसे अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे आजकल हिल स्टेशन के अंदर एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हिल स्टेशन के अंदर लोग बेसिकली अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है बाय द नेम ऑफ एयरबीएनबी, उसके ऊपर लिस्ट कर रहे हैं। जैसे वो एयरबीएनबी पे लिस्ट कर रहे हैं तो कई लोग मेरे को बता रहे हैं कि रेंटल यील्ड से मच हायर यहाँ पे अगर आप रेंटल यील्ड आप कैलकुलेट करते हैं तो कई लोगों को 18% बैठ रहा है, कई लोगों को 20% बैठ रहा है। सो अगेन सच टाइप ऑफ इनोवेशन विल वर्क अगर आप इस टाइम पे आप ऐसी चीजें देख रहे हैं। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो अगेन वहां पे एक थोड़ा रिस्क का एलिमेंट ज्यादा हो सकता है, बट रेसिडेंशियल रियल एस्टेट या वैसे घर लेने की जब बात आती है, सो दीज आर माई 4 की रीजंस फॉर नॉट बाइंग इट। बट हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर कोई कुछ भी एक्सपेरिमेंट हो जहाँ पे यील्ड्स कैन बी हायर, एंड जहाँ पे अगर कुछ ऐसा हमें जहाँ पे लगता है कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग उस चीज को अडॉप्ट नहीं करें, तो मे बी इट इज समथिंग दैट आई कैन पर्सनली डू इन द फ्यूचर। आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लगता है कि घर अच्छी इन्वेस्टमेंट है इस टाइम पे या नहीं है, एंड क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में घर का रिटर्न इक्विटी से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC। जय हिंद।